हेलो स्टूडेंट। आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली आपके लिए 6 नंबर लाने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 6 नंबर का मतलब ये हुआ कि आपको चाहे मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप केवल 5 मिनट का ये वीडियो देख लेते हैं तो 5 या 10 जैसे भी जहाँ तक आप सीखते हैं तब तक आप इसको कंटिन्यू देखते रहें और इसमें आप 6 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन जो आता है, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आता है, एक तो आता है हमारे पास 16.3 से, एक आता है हमारे पास अथवा में। अथवा का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कैलकुलेशन बेस का। कैलकुलेशन बेस का क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर, माध्य, प्रसरण, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो उनके इतने फेरे में ना उलझ के हम केवल एक क्वेश्चन पे बात करते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हम उसको सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो क्वेश्चन है 16.3 का जो है बेज थ्योरम। बेज थ्योरम का कंसेप्ट क्या है और सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। बेज थ्योरम या बेज प्रमेय। बेज प्रमेय का कंसेप्ट, इस पे ज्यादा बात ना करके हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसकी कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। बेज प्रमेय। बेज प्रमेय, मान लिया किसी सैंपल स्पेस एस में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। इवन सैंपल स्पेस एस का मतलब कि कोई सा भी एक हमारे पास एक वो प्रैक्टिकल हो रहा है, उस प्रैक्टिकल में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है और सभी घटनाएं एक दूसरे से असंयुक्त है। कंसेप्ट की बात करें, सभी घटनाएं एक दूसरे से असंयुक्त है, तो उसमें से किसी भी एक घटना की हमें प्रायिकता यदि ज्ञात करनी। जैसे कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट की अलग अलग यहाँ पे चयन किया जाता है और किसी भी स्टूडेंट का चयन किया जाता है, उस चयनित स्टूडेंट से पहले ये कोई घटित घटना दे रखी होगी, उस किसी भी स्टूडेंट की यदि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है तो वो कंडीशन क्या होती है। माना किसी सैंपल स्पेस एस में, माना सैंपल स्पेस या प्रतिदृश्य समष्टि, प्रतिदृश्य समष्टि एस में घटनाएं E1, E2, E3 इस प्रकार से En है तथा आपस में असंयुक्त, आपस में असंयुक्त है। तथा ए कोई घटित घटना है। ध्यान से देखिए, इस सैंपल स्पेस एस में बहुत सारी घटनाएं और सभी एक दूसरे से असंयुक्त घटनाएं, और हमें ज्ञात करनी है किसी भी एक घटना जबकि ए कोई घटित घटना है और किसी भी घटना की, मान लिया कोई सी भी घटना है तो मान लिया कि ई आई की हमें प्रायिकता ज्ञात करें, तो ई आई की प्रायिकता, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, जबकि घटित कौन सी घटना है, ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, जबकि ए घटित घटना है और हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका बेज थ्योरम के अनुसार सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई अपॉन, अब सारी घटनाएं जो है वो लिख देते हैं। E1 के लिए ज्ञात कर लेते हैं इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस, कहां तक लिखते हैं एंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ En। ये आपके लिखने का तरीका हो गया। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से, देखो ये चीज ध्यान रखना, याद रखना, फिर इस प्रकार की सारी घटनाएं ज्ञात करना अपने आप में मुश्किल टास्क हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करके इसका सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम हो गया। हमें इसी क्वेश्चन को करना है। 16.3 का जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन से आसानी से सीख जाते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन सीख जाते हैं तो सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से आपको देखना है कि यदि ये सूत्र एक दो क्वेश्चन में आपको याद रह जाएगा, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसको जस्ट ऊपर जो हम सॉल्यूशन का मेथड सीखेंगे उसी जस्ट पहले सूत्र को हम यहाँ पे लिख देंगे केवल, ये इतना सा ध्यान देना। 6 नंबर लाने के लिए वो चीज आपको देखनी कैसे। यहाँ से आपने एक चीज ये पढ़ी थी कि यदि कोई क्रमिक घटना है तो क्रमिक घटनाओं के हम योगात्मक सिद्धांत लगाते, क्रमिक घटनाओं में हम गुणात्मक सिद्धांत लगाते हैं, यानी एक के बाद एक कोई घटना घटित हो रही है तो हम उनको आपस में गुणा करते हैं, और एक के विकल्प के रूप में कोई दूसरी घटना घटित हो रही है तो वहां पे हम योगात्मक सिद्धांत यानी कि प्लस यूज करते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन के एक एग्जांपल की बात करते हैं। आपके एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आपके बुक का एग्जांपल दे रखा है। पहला एग्जांपल, सारे क्वेश्चन हम ट्री डायग्राम से करेंगे। यदि हम एक का डायग्राम आसानी से बना लेते हैं तो सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं रिपीट कर देता हूं कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है।
पहला जो एग्जांपल है मैं इसको मिटा देता हूं, ये केवल आपको ध्यान देना है, 1-2 क्वेश्चन में आप इसको आसानी से सीख जाएंगे। देखो इसका पहला एग्जांपल है एक बोल्ट बनाने की। हाँ देखिए पहला एग्जांपल, एक बोल्ट बनाने का एक कारखाना है। एग्जांपल फर्स्ट समझा रहा हूं उसका। एक बोल्ट बनाने का कारखाना है, उस कारखाने में 3 मशीनें लगी है। उस कारखाने में 3 मशीनें लगी, वो तीनों मशीनें जो है वो 25%, 35% और 40% कुल उत्पादन का उत्पादन करती है। एक 25% करती है, एक 35% करती है, एक 40% करती है, और ये कुल उत्पादन करती है। और अब जो मशीनें उत्पादन कर रही है उनमें आपको ये भी ध्यान देना कि उसमें कुछ मशीनें हैं जो अच्छे यानी त्रुटिपूर्ण बोल्ट बनाएगी और कुछ जो है वो त्रुटि रहित बनाएगी। अब एक बात देखना, ट्री डायग्राम, ये आपको समझना जरूरी है। अगर ये समझ आते हैं ट्री डायग्राम तो 6 नंबर आपको इसी जगह मिल सकते हैं। देखिए ये कारखाना, बोल्ट बनाने का ये कारखाना, इसमें हम 3 मशीनें लगी है। 3 मशीनें कौन कौन सी है? ए बी सी। कारखाने में 3 मशीनें लगी है, ए बी सी। ए जो है वो कितना उत्पादन करती है? ए उत्पादन करती है हमारे पास 25%, और बी उत्पादन करती है 35%, और सी उत्पादन करती है 40%। 25%, 35% और 40% इसका उत्पादन होता है। अब जो मशीन ए है इसमें कुछ खराब बोल्ट और कुछ त्रुटिपूर्ण त्रुटि रहित, यहां पर भी त्रुटिपूर्ण त्रुटि रहित, यहां पर भी त्रुटिपूर्ण और त्रुटि रहित। ये त्रुटिपूर्ण हो गया, ये त्रुटि रहित हो गया, यहां पर ये त्रुटिपूर्ण हो गया, ये त्रुटि रहित हो गया, ये त्रुटिपूर्ण, ये त्रुटि रहित। अच्छा अब देखें कि ये त्रुटिपूर्ण कितने कितने प्रतिशत है, कि जो ए है वो कितना त्रुटिपूर्ण करता है? 5, 4 और 2%। 5%, 4%, 2%। अब मैं क्वेश्चन को एक बार वापस ढंग से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन आप किताब से आराम से पढ़ लेना, मैं एक बार इसको वापस रिवाइज कर देता हूँ। इसमें यह दिया गया है कि एक बोल्ट बनाने का जो कारखाना है उस कारखाने में 3 मशीनें लगी हुई है। तीनों मशीनें जो है कुल उत्पादन का 25%, 35% और 40% उत्पादन करती है। मशीन ए 5% खराब बोल्ट बनाती है, मशीन बी 4% और मशीन सी 2% खराब बोल्ट बनाती है। यहां से इस एक फैक्ट्री से एक बोल्ट निकाला जाता है, और निकाला गया बोल्ट जो है वो खराब है, यानी कि घटित घटना में क्या मिल गई? ए, यानी ए एक जो घटना है वो लिख दिया, निकाला गया बोल्ट खराब है, निकाला गया बोल्ट त्रुटिपूर्ण या खराब है, त्रुटिपूर्ण है। हमें क्या याद करना है? हमें यह याद करना है कि निकाला गया जो बोल्ट त्रुटिपूर्ण है वो मशीन बी से है, इस बात की क्या प्रायिकता है। अब एक देखें कि वो बी से भी होना चाहिए, त्रुटिपूर्ण भी होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस कौन सा हो गया? सॉरी फेवरेबल केस हो गया ये वाला। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम वापस लिख देते हैं। 25% है तो 25% की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 25/100। इसकी प्रायिकता 35/100, इसकी प्रायिकता 40/100। आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5% है तो 5/100, ये कितना है? 4/100, ये कितना है? 2। इसको लिख सकते हैं 2/100। सारी हमने प्रायिकता लिख ली। प्रायिकता का एक सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र यहाँ से हम पहले लिख देते हैं तीनों घटनाएं, E1, E2, E3। केवल एक में मैं आपको घटनाएं लिखना सिखा रहा हूँ, बाकी सारी घटनाएं आप लिख सकते हैं। E1 जो है वो निकाला गया बोल्ट मशीन ए से है, E2 है वो निकाला गया बोल्ट मशीन बी से है, E3 है वो निकाला गया बोल्ट मशीन सी से है। E1 बोल्ट ए से है, बोल्ट बी से है, यहां पे बोल्ट सी से है। हमें क्या याद करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी से होना चाहिए जबकि ए घटित घटना है, तो E2/A
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए लिख सकते हैं। इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ। बेस फॉर्म का सूत्र का वैसे कोई मतलब नहीं है, हम इसको बिना सूत्र से ही समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, सारी घटना के लिए लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। ये हमने सारे बेस फॉर्म के अनुसार लिख दिया। ये आपकी आदत हो जाएगी एक दो क्वेश्चन में सॉल्यूशन डायरेक्ट कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? किसी घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ध्यान से देखिए, अगर हम इस प्रकार से चल रहे हैं तो घटना कैसी है? क्रमिक घटना। यदि यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं तो घटना कैसी है? वैकल्पिक घटना। कि मशीन ए से निकाला गया वोल्ट है त्रुटिपूर्ण है या फिर त्रुटि रहित है, ये तो हमारे पास एक क्रमिक घटना होगी। लेकिन मैं बोल दिया कि मशीन बी का या फिर मशीन सी का, तो ये घटना कैसी है? वैकल्पिक। और वैकल्पिक होने पर हम क्या यूज करते हैं? प्लस यूज करते हैं। ध्यान से देखें, अब हमारे पास यहाँ केवल डायरेक्ट इसी सूत्र से करेंगे। इस सूत्र को हम यहाँ से चाहे इग्नोर करें, बस केवल हैबिट के अनुसार आप इसको लिख सकते हैं। बाकी हम डायरेक्ट बिना किसी चीज को ध्यान में देते हुए इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान से देखें, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस का मतलब कि बोल्ट त्रुटिपूर्ण भी होना चाहिए और बी से होना चाहिए। त्रुटिपूर्ण भी है और बी से है। ये तो हमारे पास हो गया फेवरेबल केसेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब कि खराब बोल्ट कहां से आ सकता है? ए से, या त्रुटिपूर्ण यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। ध्यान से देखें, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस का क्या हो गया? 35/100 यानी 35/100 इंटू, क्योंकि ये घटना कैसी है? क्रमिक घटना, 4/100। तो इसको लिख देते हैं हम 35/100 इंटू 4/100। ये तो हो गया हमारे पास। ये अपने आप ये चीज यहाँ पे हम लिख चुके हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। अब देखिए, अब हमें लिखना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस त्रुटिपूर्ण यहाँ से और यहाँ से, तीनों जगह से आ सकता है। तो यहाँ जब आएगा तो इसका मतलब 25/100 इंटू 5/100, 25/100 इंटू 5/100। क्लियर है? प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ये घटना कैसी आ गई? वैकल्पिक। तो क्या आ जाएगा? 35/100 इंटू 4/100, 35/100 इंटू 4/100। वापस क्या लगाएंगे? प्लस, क्योंकि यहाँ कहाँ पहुंच गए? सी पे। तो कितना हो जाएगा? 40/100 इंटू 2/100, 40/100 इंटू 2/100। इसको सॉल्यूशन करते इसका आंसर आता है। बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। इतना करने पर आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर। ट्री डायग्राम बनाए, केवल आप ये चीज देखिए। एक क्वेश्चन में यदि आप सीख जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। वापस एक बार इसको रिवीजन कराऊंगा और उसके बाद 2-5 क्वेश्चन और करूंगा। सबसे पहले देखें कि सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वैकल्पिक घटना के लिए हम प्लस यूज करते हैं, क्रमिक घटना के लिए हम गुणा यूज करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक कोई बोल्ट बनाने का कारखाना है और बोल्ट बनाने के कारखाने में 3 मशीनें लगी हुई है और 3 मशीनें दे रखी है ए, बी और सी। और ए मशीन जो है वो 25% और बी 35% और सी 40% निर्माण करती है। ए मशीन जो है वो 5% त्रुटिपूर्ण, बी मशीन 4% त्रुटिपूर्ण और सी मशीन 2% त्रुटिपूर्ण बोल्ट बनाती है। इस कारखाने से या इस फैक्ट्री से एक बोल्ट निकाला गया और वो जो बोल्ट है वो त्रुटिपूर्ण, ये घटित घटना होगी जिसको हमने ए मान लिया। निकाला गया बोल्ट के साथ त्रुटिपूर्ण। अब इसमें ये देखना है कि मशीन के द्वारा जो बोल्ट निकाला गया वो त्रुटिपूर्ण है, लेकिन हमें किस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो जो बोल्ट है वो बी से होना चाहिए। इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास हो गया फेवरेबल केस। बाकी सारे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब कि त्रुटिपूर्ण बोल्ट कहां से आ सकता है? ए से आ सकता है, बी से आ सकता है और सी से आ सकता है। इसको हमने सूत्र में इस प्रकार से लिख दिया। यहां तक लिखें, इसके बाद डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखें, फिर फॉर्मेलिटी के लिए केवल यहाँ पे हम सूत्र लिख सकते हैं सॉल्यूशन की आप नोटबुक में। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको और बता रहा हूं जो आसानी से हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सर्वसम डिब्बे एग्जांपल की बात करें। नेक्स्ट 3 सर्वसम डिब्बे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर्वसम का मतलब ये हुआ कि यदि उनको हम चूज करते हैं या फिर उनको हम वहां से, तो प्रायिकता उनकी कैसी होगी? समान प्रायिकता होगी। यदि 3 चीजें सेम है तो हमारी उसको चुनने की प्रायिकता होगी सेम सबकी।
और 3 जो डिब्बे हैं, फर्स्ट डिब्बे में 2 सिक्के सोने के, सेकंड डिब्बे में 2 सिक्के चांदी के और तीसरे डिब्बे में जो है वो 1 सोने व 1 चांदी का सिक्का है और हमें वहां से एक सिक्का निकालना है और निकाला गया सिक्का सोने का है। तो हमें इस बात की प्रायिकता याद करनी है कि जो डिब्बे में सिक्का रह जाए वो भी सोने का है। इस बात की क्या प्रायिकता है, देखें इसका ट्री डायग्राम कितना आसानी से बनाया जा सकता है। देखें हम इस जगह पे हमारे पास 3 डिब्बे हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। हमारे पास 3 सर्वसम डिब्बे, सर्वसम बना देता हूं मैं इनको, दिखने में सेम होने चाहिए। 3 डिब्बे सर्वसम है, यानी हम जब चुनते हैं तो हमारे पास इनकी प्रायिकता सेम होगी। अच्छा, अब किसी एक को चुनने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर? यहाँ पे दोनों सिक्के जो है वो है सोने के, ये भी दोनों सिक्के सोने के, ये यहाँ पे दोनों चांदी के, सिल्वर। यहाँ पे एक सिक्का गोल्ड व एक सिक्का सिल्वर। यहाँ तक क्लियर? इस डिब्बे में से, यानी कि इस पूरे प्रोसीजर में से, तीनों डिब्बों में से हमें नहीं पता, लेकिन एक सिक्का निकाला गया और सिक्का किसका है? सोने का। तो घटना को क्या मान लिया हमें? निकाला गया सिक्का सोने का है, तो वो हम इसको यहाँ पे ए लिख देते हैं। सिक्का सोने का है। इवन क्या हो गया? डिब्बे फर्स्ट का चयन, सेकंड का चयन, थर्ड का चयन। डिब्बे फर्स्ट का चयन, यहां पे डिब्बे सेकंड का चयन और यहां पे थर्ड का चयन। ये सूत्र आ गया। अब ध्यान से, यहां से मैंने एक सिक्का निकाला और एक सिक्का निकालने के बाद भी एक सिक्का सोने का रहे, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो हमारे पास फेवरेबल केस क्या हो गया कि एक सिक्का निकालने के बाद भी वहां पे एक सिक्का सोने का बना रहे। ध्यान से देखें, यहाँ तो 1/3 प्रायिकता होगी। यहां से मैं यदि सोने का सिक्का निकालता हूं, यहां से यदि मैं सोने का सिक्का निकालता हूं तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? गोल्ड है, तो इसकी प्रायिकता 1। यहां से यदि मैं सोने का सिक्का निकालता हूं तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। यहां से यदि मैं सोने का सिक्का निकालता हूं तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2, क्योंकि हमारे पास सोने का सिक्का 1 है, टोटल हमारे पास कितने हैं? 2, तो 1/2 ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। यहाँ पे है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, एक सिक्का निकालने के बाद भी एक सिक्का सोने का बना रहे, ये हमारे पास हो गया फेवरेबल केस। बाकी सारे सैंपल स्पेस। सॉल्यूशन देखो इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इस घटना को हमने क्या बनाया? E1, और ए हमारे पास घटित हो चुकी है, E1/A। ये सूत्र आप इसके हिसाब से चेंज कर देना, इसके हिसाब से चेंज कर देना। E1/A इक्वल टू E1/A 1/3 into 1, 1/3 into 1 अपॉन 1/3 into 1, 1/3 into 1 प्लस 1/3 into 0, 1/3 into 0 प्लस 1/3 into, यहां से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता 1/2, तो 1/3 into 1/2, 1/3 into 1/2। इसको आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सूत्र यदि लिखने का तरीका तो हमें E1/A चाहिए, तो इसको आप लिखते हैं E1/A। यहां क्या लिखोगे? E1, यहाँ पे E1, बाकी सारा सूत्र एज इट इज बना रहेगा। आपको सूत्र याद नहीं करना है, 2-3 क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की हम और बात करते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर जो 20 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखें। ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें ये बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, और वो जो आदमी है वो एक पासा उछालता है। पासा उछालने पर उसके पास 6 नंबर आया या नहीं आया, लेकिन वो हमें क्या बताता है कि 6 आ गया।
तो अब हमें ज्ञात करना है कि वास्तव में उस पासे पर 6 आया या नहीं आया, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी। ध्यान से देखें, यदि मान लिया कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है कि मैं से 4 में से 3 बार सत्य बोलता हूँ, तो इसका मतलब 4 में से 3 बार सत्य बोलने वाला मैं हूँ और मेरे पास एक पासा है, उस पासे को मैं उछाल रहा हूँ, उस पासे पर नंबर मेरे पास 6 आ रहा है नहीं आ रहा वो मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बाहर जो व्यक्ति बैठे हैं उनको बता रहा हूं कि मेरे पास 6 आया है, तो वो हमें इस बात की प्रायिकता पूछ रही है कि वास्तव में 6 आया या नहीं आया, इस बात की क्या प्रायिकता है। मैं इसको टी डायग्राम से समझा रहा हूं। देखो, यानी कि उस व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ, 4 में से 3 बार वो सत्य बोलता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि झूठ बोलेगा, झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस के 3/4, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/4। यहां तक क्लियर। ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम है कि मैंने कि एक यहाँ पे पासा है, ये पासा, ये मैंने पासा फेंका, पासा फेंकने पे मेरे पास हो सकता है 6 आया या नहीं आया, 6 आना और यहाँ पे 6 नहीं आना, या तो मेरे पास 6 आ सकता है या 6 नहीं आ सकता है। एक पासे को फेंकने पे 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, 6 नहीं आने की प्रायिकता 5/6, आसानी से कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें कि मेरे पास 2 विकल्प है, 6 आने पे मैं 6 बताऊं या नहीं बताऊं, तो मेरे पास यहाँ पे मैं 6 बताना या फिर 6 नहीं बताना, यहाँ पर भी मैं 6 बता सकता हूं या फिर मैं 6 नहीं बता सकता। 6 आना, 6 ही बताना, इसका मतलब मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है मेरे पास, 3/4, 3/4। 6 आना, 6 नहीं बताना, झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोलने की प्रायिकता 1/4। इसके बाद देखिए, 6 मेरे पास नहीं आया और मैंने बता दिया कि 6 आ गया, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोलने की प्रायिकता 1/4। 6 नहीं आया और मैंने बताया कि 6 नहीं आया, इसका मतलब मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है, 3/4। अब हमें यहां से ज्ञात करना है सैंपल स्पेस और फेवरेबल केस। सैंपल स्पेस और फेवरेबल केस की यदि बात करें, देखिए वास्तव में 6 आया, इस बात की 6 बता तो दिया उसने, ये तो घटित घटना होगी, ए क्या है, घटित घटना, 6 बताना, ये तो घटित घटना होगी। E1 वास्तव में 6 आना, E2 क्या है, 6 नहीं आना। हमें क्या कहते हैं ना, वास्तव में 6 आने की प्रायिकता, जबकि वो हमें 6 बता रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वास्तव में 6 आने की घटना को हमने क्या माना, E1/A। आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। बेस थ्योरम का ये सूत्र है, एक दो क्वेश्चन में आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। याद रखिए फेवरेबल केस, 6 आना और 6 बताना, ये हमारे पास हो गया फेवरेबल केस। बाकी 6 और कहां से बता सकता है, इस जगह से, ये हो जाएगा हमारे पास सैंपल स्पेस। आंसर देखें इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 इंटू 3/4, 1/6 इंटू 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4, सैंपल स्पेस हो गया, प्लस 5/6 इंटू 6 बता रहा है, 6 बताने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1/4। इसको आसानी से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में इसका एग्जांपल और करवा देता हूँ और इसका एक क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन रहेगा तो गर्मी की वजह से वीडियो थोड़ा छोटा बन पाएगा, तो और कोई क्वेश्चन रहेगा वो मेरे को आप बता देना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यदि आप इसको समझ लेते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वैसे पिछली बार आ चुका है एग्जाम में, लेकिन एक बार इसको आप और समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। आप इसका यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी सारे आपके यदि ट्री डायग्राम नहीं बने हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, उसका मैं PDF या जो भी कुछ अवेलेबल होगा वो मैं ट्री डायग्राम आपको बना के बता दूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं।
देखिए दो बेग है, एक बेग इस जगह है और एक बेग इस जगह है। बिल्कुल सिस्टमेटिकली समझना आपको इसको। पहले बेग में जो है वो है 3 रेड 4 ब्लैक, 3 रेड 4 ब्लैक। दूसरे वाले बेग में क्या है 4 रेड 5 ब्लैक, 4 रेड 5 ब्लैक, 4 रेड 5 ब्लैक। एक यहां से गेंद इसमें स्थानांतरित की जाती है और फिर एक गेंद निकाली जाती है, और निकाली गई गेंद कैसी है ए, जिसको हम क्या बोलते हैं ए घटना। निकाली गई गेंद रेड है। तो प्रायिकता याद करनी है हमें, स्थानांतरित गेंद ब्लैक। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। देखो एक बेग और एक दूसरा बेग दे रखा है। अच्छा, दूसरे बेग के लिए मैंने दो विकल्प बनाए। दो विकल्प इसलिए, देखो इसमें भी क्या है 4 रेड और 5 ब्लैक। ये पहला बेग हो गया, ये सेकंड बेग हो गया। सेकंड बेग को मैंने दो जगह टी डायग्राम के लिए लिख दिया है। अच्छा, ये बोल रहा है कि पहले बेग से दूसरे बेग में एक गेंद ट्रांसफर की जाती है और फिर दूसरे बेग से गेंद निकाली जाती है। ध्यान से देखें कि यहां से पहले गेंद यहां डाली और यहां से फिर एक गेंद निकाली, और जो गेंद निकाली है वो कैसी है रेड गेंद है। तो हमें बताना है कि स्थानांतरित गेंद है ब्लैक। इस बात की क्या प्रायिकता है, मैंने दो इसलिए बनाया है क्योंकि यहां से जब गेंद डालेंगे तो वो स्थानांतरित गेंद या तो रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है। यानी कि यहां से रेड स्थानांतरित हो सकती है और यहां से ब्लैक स्थानांतरित हो सकती है। यदि यहां से रेड यहां स्थानांतरित होगी तो यहां से यदि रेड हम यहां पे चयन कर रहे हैं तो यहां पे रेड के चयन करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4 + 3 7। क्लियर। यहां से यदि ब्लैक यहां पे डाल रहे हैं तो यहां पे ब्लैक के चयन करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/7। क्लियर। अच्छा, रेड गेंद यदि यहां पे आई तो यहां पे रेड गेंदों की संख्या कितनी थी 4, और एक गेंद यहां पे और आ गई, तो इसका मतलब अब रेड गेंद कितनी होगी 5 रेड और ब्लैक तो वही 5 रहने वाली है। क्लियर। यहां से यदि एक ब्लैक गेंद यहां पे डाली तो ब्लैक गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, ब्लैक और रेड एज इट इज रहेगी। याद तो कीजिए। अब यहां से वापस हम दो गेंद निकाल सकते हैं, या तो वो गेंद रेड है या वो गेंद ब्लैक है, रेड या फिर ब्लैक। यहां से वो गेंद रेड हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है। क्लियर। अच्छा, E1 और E2 घटना कौन कौन सी मान लेते हैं। E1 घटना तो मान लेते हैं स्थानांतरित गेंद रेड है, गेंद रेड हो। E2 घटना हमने मान ली स्थानांतरित गेंद ब्लैक हो। हमें क्या याद करनी है गेंद ब्लैक होने की प्रायिकता, जबकि घटना कौन सी घटित हो चुकी है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। ये बेस थ्योरम का सूत्र लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। बिल्कुल आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ गई कि एक दो क्वेश्चन में आप इसको और आसानी से सीख सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट फेवरेबल केस सैंपल स्पेस। यहां से रेड गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। यहां से रेड गेंद, अब देखो ये तो हमारे पास था वो पुराने वाली कंडीशन, इसको हम मिटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब हमारे पास चेंज हो चुका है। यहां से रेड निकालने की प्रायिकता बताओ कितनी हो जाएगी। रेड गेंदों की संख्या कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 टोटल गेंदों की संख्या कितनी है 10, 5/10, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। क्लियर है। यहाँ से देखें रेड की प्रायिकता, ब्लैक पे हम बात नहीं कर रहे इसलिए हम ब्लैक की प्रायिकता भी नहीं याद कर रहे हैं। यहाँ पे देखें रेड की प्रायिकता कितनी है, रेड की संख्या कितनी है 4, ये हो जाएगी 4 टोटल गेंदों की संख्या कितनी है 6 + 4 10, यानी कि 4/10। स्थानांतरित गेंद ब्लैक हो तो स्थानांतरित गेंद ब्लैक और नेक्स्ट वाली गेंद कैसी है रेड, तो ये हमारे पास हो गया फेवरेबल केस, यानी कि सेकंड वाले बेग से गेंद रेड है जबकि स्थानांतरित गेंद ब्लैक हो, ये हमारे पास हो जाएगा एक तरीके से फेवरेबल केस। फेवरेबल केस इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा 4/7 × 4/10, 4/7 × 4/10
10 अपॉन यही वापस 4/7 इंटू 4/10 प्लस का मतलब वैकल्पिक की और रेट कहाँ से आ सकती है, इस जगह से। तो कितना हो जाएगा 3/7 इंटू 1/2 3/7 इंटू 1/2। इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। एक जो क्वेश्चन आपके पास शायद 9 नंबर या 13 नंबर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि कोई ईंट का पत्ता खो गया है, तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, वो शायद इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक बार आप वो ट्राई करें, सारे क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कोशिश करूंगा कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे लाइव सेशन की, तो सभी स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे कि इसका लाइव सेशन कर लिया जाए। लाइव सेशन का मतलब ये हुआ कि मेरे से ये बोला गया था कि 1 से 8 और 9 से 16 यदि हम दो फेज में यदि लाइव सेशन चला के यदि बात करते हैं तो कंप्लीट इसका रिवीजन हो पाता। लेकिन लाइव सेशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से शायद 1000 सब्सक्राइबर्स के बिना लाइव सेशन थोड़ा मुश्किल है, तो इसकी वजह से मैं लाइव सेशन आज नहीं कर पाया। नहीं तो लाइव सेशन होता तो ये आपके लिए मैंने थोड़ी सी हेल्प की है कि आप आसानी से 6 नंबर ला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1 घंटा आधा घंटा भी अगर आप इसमें खर्च करते हैं, जैसा कि मैंने शायद 30 मिनट का वीडियो बनाया, तो 30 मिनट के वीडियो में आप इसको कंप्लीट वीडियो देखें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लें। आप आसानी से जो शायद 15 क्वेश्चन के लगभग बनते हैं, 15 क्वेश्चन में से आप 6 नंबर आप आसानी से इसमें गेन कर सकते हैं। आप आराम से बिल्कुल प्रायिकता में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि ये क्वेश्चन आप आसानी से सीख लेते हैं तो इसके अलावा आपको प्रायिकता में कुछ भी सिंगल वर्ड नहीं पढ़ना है। वैसे कंपटीशन के लेवल से या अदर एग्जाम के लेवल से देखें तो प्रायिकता पढ़ने की बहुत हमारे पास लो प्रोसीजर है, लेकिन हमें अब नंबर लेने हैं कि हम कैसे बोर्ड के एग्जाम में कैसे हम पूरे में से पूरे नंबर लेके आए। तो पूरे तो दूर की बात है, ये अभी 6 नंबर आप इसमें श्योर हो जाएं। थैंक यू।